और जब याया खान की वफात हुई, जो आप सबको पता है कि उनके बारे में तासुर और बातचीत और हिस्ट्री की लिखी हुई किताबों में यही है कि वो शराब में डूबे रहते थे। लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो उस दिन भी कहा जा रहा है कि वो शराब में धुत थे। अब कितनी बात ठीक है कितनी गलत है जाहिर है मैं किसी के ऊपर को फतवा नहीं लगा रहा, लेकिन उन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ जो है वो दफनाया गया था। जनरल ज़ियाउल हक ने यह अहकाम दिए थे कि उन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ या कौमी एजाज के साथ उन्हें दफनाया जाए। तो जिसने मुल्क के 2 टुकड़े किए थे, जिसके बारे में वाज़ेह तौर पर हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ने लिख दिया था कि उसकी वजह से हमारा मुल्क टूटा है, वही मुल्क जिसके बारे में हमें बचपन से ही बताया गया कि क़यामत तक रहने के लिए बना है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता, ये अल्लाह के नाम पर बना था इसलिए ये कभी नहीं टूटेगा, ये रमजान की 27वीं तारीख को बना था, ये कभी नहीं टूटेगा, ये बातें हमें बताई गई, लेकिन पाकिस्तान तोड़ दिया गया। लेकिन हमाकत यह है कि उसके बावजूद आज भी यही बात कही जाती है। मतलब एक काम जो हो गया, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। जब एक दफा मुल्क टूट गया और हमें पता चल गया कि हमारी गलत हरकतों की वजह से मुल्क टूट गया और आइंदा भी टूट सकता है, तो हमें यह कहना चाहिए कि इन वजूहात की वजह से मुल्क टूटा था, आइंदा हम नहीं करेंगे और इंशाल्लाह अब मुल्क नहीं टूटेगा। नहीं, ये नहीं, अवाम को फिर वही मंजन बेचा जाता है कि मुल्क ये टूटने के लिए नहीं बना। आगे बढ़ते हैं। बहरहाल अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है वो ये है कि वो पूछ रहे हैं कि 1971 में जिसने मुल्क तोड़ा उससे तो किसी ने नहीं पूछा, उससे तो किसी ने मुल्क दुश्मन करार नहीं दिया, तो इमरान खान के पीछे आप क्यों पड़ गए हैं? इमरान खान को आपने ये सब कुछ क्यों कर दिया है? आज की अगर अहवाल देखें आप, अचकज़ई साहब का बयान इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी बीबीसी ने एक रिपोर्ट रन की जिसमें उन्होंने कहा, कैप्टन हमाद शायद उसका नाम था, कैप्टन हमाद जिसने इज्जत लूटी थी एक बलोच डॉक्टर की, एक लेडी डॉक्टर थी बलोच, उन्होंने उनका रेप किया था, उनकी इज्जत लूटी थी, और उसके जवाब में जो बुगटी साहब थे उन्होंने कहा था कि उनको सजा दी जाए। जो इंक्वायरी कमेटी थी फौज की अंदरूनी, उन्होंने हमाद, जो कैप्टन हमाद थे, उनको सजा ना देने का फैसला किया, जिसके बाद बुगटी साहब जो है भड़क गए। सिर्फ ये कहना कि यही मामला था ये भी दुरुस्त नहीं, वो भी आगे बात करते हैं, लेकिन वो भड़क गए, मामला यहां से इंस्टिगेट हुआ और फिर आपके सामने बुगटी साहब को कत्ल कर दिया गया। और बुगटी साहब के कत्ल के बाद जो कुछ हुआ वो आप सबने देखा, मामला बिल्कुल हाथ से निकल गए और आज तक फिर वापस पकड़ में नहीं आए। क्या बलूचिस्तान का मामला सिर्फ बुगटी साहब के कत्ल होने की वजह से खराब हुआ? नहीं, मामला तो बहुत देर से, कई दहाइयों से खराब था, लेकिन इसने एक कैटलिस्ट का रोल प्ले किया। अच्छा, अचकज़ई साहब का ये जो बयान है ये आइसोलेशन में नहीं है। 2 यंग सहाफ़ी या रिपोर्टर्स जो हैं उनके आपके सामने हम बयान रख देते हैं, उनकी खबर रख देते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन रख देते हैं, तो आपको थोड़ी समझ आएगी कि हो क्या रहा है। उमर दराज गोंदल उभरते हुए रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान, मतलब कि पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है, उनके दरमियान कुछ ना कुछ चल रहा है। उनको लगता है कि वजह जो है वो मिडिल ईस्ट है और बदलते हुए हालात हैं, जो कुछ ट्रंप के साथ कर दिया है ईरान ने और ईरान के साथ सदर ट्रंप ने, और फिर ईरान ने मिडिल ईस्ट के मुल्कों के साथ और अब वापस सदर ट्रंप मिडिल ईस्ट के मुल्कों के साथ करने जा रहे हैं। ये सारी सूरत हाल पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स को पुश कर रही है कि वो इमरान खान के साथ बातचीत करें। साथ वो ये भी कहते हैं कि मईशत जो है वो पकड़ में नहीं आ रही, मईशत बहुत खराब है और वो तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक मुल्क के अंदर जो एक बदएतमादी है, एक बेचैनी है, सियासी बेचैनी है, वो जब तक खत्म नहीं होती। असद तूर जो है वो भी आपको पता है कि एक जाने माने, वो भी तजिया निगार हैं, साफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, वो भी कहते हैं कि खान साहब को एक बार फिर डील ऑफर की गई है। तमाम सियासी मुकदमात, अलकादर, तोशाखाना मुकदमात खत्म हो जाएंगे, लेकिन 9 मई के मुकदमात पर उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, जिस पर इमरान खान ने एक बार फिर कहा कि माफी मैं नहीं मांगूंगा, आपके पास कोई सबूत है तो आवाम के सामने पेश कर दें, अगर मैंने 9 मई करवाया हो तो मैं माफी मांग लूंगा, वरना उससे माफी का तकाजा करें जिसने असल में 9 मई करवाया है। तो इससे यह पता चलता है कि इमरान खान अभी तक अपने उसी स्टांस पे हैं जिस पर वो पहले दिन से थे। लेकिन दोनों सहाफियों की खबर को अगर महमूद खान अचकज़ई साहब के बयान के साथ जोड़कर पढ़ें, जो वो भी पैगाम दे रहे हैं कि आप क्या बातें कर रहे हैं, कितना जुल्म आपने और करना है, क्या इमरान खान ने मुल्क तोड़ा है, तो आपको एक बात की समझ आती है कि इस वक्त मिलिट्री जनरल्स के ऊपर जरूर कोई ना कोई प्रेशर है, जिसकी वजह से हो सकता है वो जेन्युइनली इस वक्त, जेन्युइन का मतलब है कि वाकई वो चाहते हैं कि कोई बातचीत हो जाए और उनकी जान छुट जाए इस सारे मामले से, और यह भी हो सकता है कि वो एक दफा फिर अवाम को, तहरीक इंसाफ को बेवकूफ बना रहे हों और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हो। लेकिन 2 स्टेटमेंट्स आपको सुनवानी है सदर ट्रंप की। ये स्टेटमेंट्स पुरानी नहीं है, ये स्टेटमेंट्स आज की हैं। आज अमेरिका में बुध की शाम है, ये स्टेटमेंट्स आज बुध के दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें दी है। स्टेटमेंट्स कुछ ऐसी हैं कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सदर ट्रंप इतना एस्केलेट कर देंगे अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर। आगे चल के बताते हैं कि उन्होंने इतनी एस्केलेशन क्यों की है, लेकिन पहली स्टेटमेंट उन्होंने ये दी कि उनसे पूछा गया कि ईरान से तो आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने कहा है कि वो एनवायरमेंटल फी लेंगे आबनाए हरमुज़ में से गुजरने से। बाकी मामलात में भी कहा है कि आबनाए हरमुज़ को ईरान और उसके साथ साथ ओमान मिलकर कंट्रोल करेंगे। तो ओमान को आप कैसे राय रास्त पर लाएंगे या कंट्रोल में लाएंगे? अगर ओमान ने आपकी बात ना मानी तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि ओमान वैसे ही बिहेव करेगा जैसे सब करेंगे और जैसे हम चाहेंगे। मतलब मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं उनके रख रहा, उनके जो कहने का मकसद ये था कि जो हम चाहेंगे ओमान वही करेगा, और अगर नहीं करेगा तो हम उन्हें उड़ा के रख देंगे, हम उन्हें तबाह कर देंगे, हम उन्हें उड़ा देंगे।
तो ये उन्होंने आज वाज़े अल्फाज में ओमान के बारे में कहा। ओमान इस कॉन्फ्लिक्ट में ना किसी पर हमला करने वाला, ना कोई उस पर हमला करने वाला। ईरान ने यूएई पर हमला किया। ईरान का एतराज है कि हमसे पहले यूएई ने हम पर हमला किया। ईरान का कहना है कि यूएई ने अमेरिका को अड्डे दिए और बाकायदा इन्वॉल्व है इसराइल के साथ मिलकर हम पर हमले करने में। इसी तरीके से सऊदी अरब पर ईरान ने हमला किया, इसी तरीके से कतर पर किया। मतलब सब मुल्कों की कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है। ओमान ने ना कोई हमला किया और ना ही तकरीबन मेरा ख्याल एक आध गलती से उनके ऊपर जाके मिसाइल गिरा। वो भी वजह यह है कि उनकी और यूएई की जो टेरिटरी है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। कई जगहों पर ओमान के बाद यूएई आ जाता है और यूएई के बाद फिर ओमान आ जाता है। मतलब उनकी टेरिटरी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स उनका सिनारियो है, स्पेशली आबना हरमज के इर्द गिर्द। तो क्योंकि आबना हरमज के उस पार ओमान है तो मेरा ख्याल गलती से एक आध मिसाइल चला गया, किसी ने उन पर हमला नहीं किया। उसके बावजूद सदर ट्रंप ने तकरीबन ओमान को तुन के रख दिया है। No, the strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, and we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. अगली स्टेटमेंट सुनिए। आगे सदर ट्रंप कहते हैं कि यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर अगर इन्होंने साइन ना किए तो मैं हो सकता है ईरान डील ही ना करूं। अगर इन्होंने साइन ना किए तो हो सकता है मैं ईरान डील ना ही करूं। और मैं ये समझता हूं कि ये कंट्रीज जो हैं ये हमें ओ करते हैं। हमारा हक है, हमारा इस्तेहकाक है कि ये हमें ये चीज दें। कर्जदार है हमारे इस चीज के कि ये हमें साइन करके दें इब्राहिम अकॉर्ड। ये ओ करते हैं हमें। No, and we'd like to have the countries we were talking about, with Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others. We'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others. But we'd like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And I think they owe that to us. To be honest, I think because that really would be a tremendous sign. And I think.